हेलो एवरीवन। सीसेट में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाने से पहले हम उसके बारे में हल्की फुल्की सी नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज के पीवाई के ऊपर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये परसेंटेज है, इसका मतलब क्या। देखिए, कहने का मतलब है परसेंट, पर का मतलब प्रत्येक सेंट यानी 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर, यही हिंदी में प्रतिशतता। यानी कि कोई भी गणना अगर प्रत्येक 100 पर की जाए तो वह गणना प्रतिशत में कहलाएगी। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी क्लास में 25% विद्यार्थी फेल हो गए, किसी क्लास में 25% विद्यार्थी फेल हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के प्रत्येक 100 में से 25 विद्यार्थी फेल हो गए। क्लास के प्रत्येक 100 में से 25 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो 100 में से अगर 25 हुए तो 200 में से 50। अगर कहें कि क्लास में टोटल मिला के 800 विद्यार्थी थे, तो क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए होंगे। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, 800। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, 25 अट्ठे 200। इसका मतलब 800 में से 200 विद्यार्थी फेल हुए हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे कि अगर हम कहें कि सुरेश के पास जो भी रुपए थे उसने उसका 10% अपने मित्र को उधार दे दिया, तो बताए उसने कितना रुपया उधार दिया। यानी कि अगर 10% उधार दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 में से 10 रुपये उसने उधार दिए। अगर सुरेश के पास 2000 रुपये हैं तो 2000 में से उसने कितना रुपया उधार दिया होगा। 100 इंटू 20 2000, तो 10 इंटू 20 200 रुपये, यानी कि उसने 2000 में से 200 रुपया उधार दिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात देखी, आप लोग जैसे कि अगर कोई कुछ भी नहीं जानता है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है क्या है, लेकिन अगर ये बेसिक नॉलेज है कि वो ये जानता है कि 100 पर जो भी गणना की जाएगी, जो भी वैल्यू निकाली जाएगी, वही परसेंटेज होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है कि 100 में से 25 तो 200 में से 50, इसी तरीके से 800 में से 200। लेकिन अगर हम टेक्निकली निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये बन रहा है कि अगर किसी क्लास में 800 विद्यार्थी है, 800 में से 25% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो बताइए टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए। ये क्वेश्चन अगर हमारा बनता है तो हमें यहाँ निकालना होगा 800 का 25%। हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे 800 का 25%, क्योंकि हम तो परसेंटेज जान रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ये तो उन लोगों के लिए है जो निकालना नहीं जानते, जो सिर्फ बस ये कैलकुलेशन करते हैं कि परसेंटेज का मतलब है 100 पर गणना। तो 100 पर से अगर 25 है तो 800 में से 200 विद्यार्थी फेल हुए होंगे। हम इस तरीके से करेंगे। 800 का 25% हमें निकालना है, ठीक। तो परसेंट जब भी हटता है तो हर में 100 आ जाता है। 800 25 अपॉन 100, परसेंटेज का साइन हटा, ये आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 अट्ठे 200। हम इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरीके से अगर 2000 का 10% निकालना है तो 2000 का 10% हटा तो नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 ढाई 200। तो हम इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे किसी भी संख्या का। जिसका भी परसेंटेज निकालना है, परसेंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक ही। ऐसा करते इसलिए क्योंकि जो परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। x% का मतलब हुआ परसेंट हटा तो कितना आ जाएगा, x/100। तब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो ये होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, किसी का इतना परसेंट 25%, 50%, 33% निकालना हो
तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल देंगे। अच्छा, एक बात ये भी अगर आप बोले कि रमेश के पास रमेश के पास 12.5 रुपये हैं, 12.5 रुपये में से उसने 1.5 रुपये अपने दोस्त को उधार दे दिए, तो बताइए उसने कितने रुपए अपने दोस्त को उधार दिए। यहाँ पर हमें ये निकालना है कि ये जो वैल्यू है ये 12.5 की कितना परसेंट है। तो हम एक ही बात जानते हैं कि परसेंटेज वही होता है जो गणना 100 पर की जाए, जो कैलकुलेशन 100 पर की जाए। ठीक, अगर कहने का मतलब ये है कि 12.5 में से अगर वो 1.5 रुपये दे रहा है तो अगर उसके पास 100 रुपये होते तो कितने रुपए वो अपने दोस्त को देता। जैसे कि 12.5 में से 1.5 रुपये दे रहा है तो 12.5 का 2 टाइम्स होता है 25, तो 25 का 1.5 रुपये का 2 टाइम्स होता है 3, 2 गुना कितना हो गया 3, यानी कि 25 रुपये में से वह 3 रुपये अपने दोस्त को उधार देता। लेकिन हमें यहाँ परसेंटेज निकालनी है, परसेंट वैल्यू निकालनी है कि 100 रुपये में से कितने देता। तो 100 रुपये 12.5 का जो 8 टाइम्स होता है 100, तो 1.5 का 8 गुना हुआ 15 × 120, 12 रुपये, यानी कि प्रत्येक 100 रुपये में से वह 12 रुपये अपने दोस्त को उधार दे रहा है। प्रत्येक 100 रुपये में से 12 रुपये वह अपने दोस्त को उधार दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन हमारी 100 पर आ रही है, तो 100 में से 12 यानी कि 12%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 1.5 रुपये है वो 12.5 रुपये का 12% है। ये जो 1.5 रुपये वो हमारा 12.5 रुपये का 12% है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि अगर 12.5 रुपये के 100 बराबर भाग कर दिया जाए, अगर 12.5 रुपये के 100 बराबर भाग कर दिए जाएं तो इस 100 बराबर भाग का जो 12 भाग होगा वो 1.5 रुपये के बराबर होगा, यानी कि 12.5 का 12% वो हमारा हुआ यहाँ पर 1.5 रुपये। तो ये तो अभी मैंने ये समझाया है कि ये होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। लेकिन जो हम निकालेंगे उसको परसेंटेज निकालने का तरीका हमारा ये नहीं होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हमने कहा कि रमेश के पास 40 रुपये हैं, 40 रुपये में से वह 12 रुपये अपने दोस्त को उधार दे देता है। रमेश के पास 40 रुपये हैं, 40 रुपये में से 12 रुपये अपने दोस्त को उधार देता है, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत रुपये अपने दोस्त को उधार दिया। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अभी यहाँ भी मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि देखिए जो हम आगे परसेंटेज निकालने का तरीका यूज लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं, उसी तरीके से हम क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 40 रुपये में से 12, रमेश ने 40 रुपये में से 12 रुपये अपने दोस्त को उधार दिए, तो 1 रुपये में से कितना रुपया वो देगा, 12/40 रुपये। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारी आई है ये वैल्यू हमारी 1 रुपये पर आ गई है। अब हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। जब 1 पर वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद किसी और पर वैल्यू निकाली जाती है तो वो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हमें परसेंट वैल्यू निकालनी यानी कि 100 पर कैलकुलेशन करनी है, 100 पर वैल्यू निकालनी है कि 100 रुपये में से वो कितने रुपये अपने दोस्त को उधार देगा। तो 100 रुपये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 दूना 40, 20 पंजे 100 और ये 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में से वह 30 रुपये अपने दोस्त को उधार देता। तो ये वैल्यू हमारी 100 पर आई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 12 रुपये है वो 40 रुपये का 30% हुआ, यानी कि 40 की अगर हम 100 बराबर भाग कर दें, 40 के अगर हम 100 बराबर भाग कर दें तो इसका जो 30 भाग होगा वो 12 रुपये के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें परसेंटेज ऐसे भी नहीं निकालना है। अब आप समझिए हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे कैसे, यह समझिए। देखिए ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारी 1 पर वैल्यू आई। ठीक है, देखिए ये 12/40 है, ये 40 हमारा टोटल था और ये 12 इसका एक भाग था। ये हमारा क्या होता है, अंश होता है, ये हर होता है। तो हर में जो भी वैल्यू होती है वो एक टोटल वैल्यू होती है और अंश में जो भी वैल्यू होती है वो उसका परसेंटेज वैल्यू होती है या फिर कोई उसका मतलब
हम कहेंगे फ्रैक्शन उसका एक अंश होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि सुरेश ने 40 में से 12 रुपये अपने दोस्त को उधार दिए, या फिर 1 रुपये में से 12/40 रुपये, या 1 यूनिट का 12/40 भाग अपने दोस्त को उधार दिया। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होती है वो 1 पर होती है, 1 यूनिट इकाई पर होती है। ठीक, तो जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज निकालना होता है, तो हम सोचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें निकालना है कि 12/40 का कितना परसेंट है, तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे। हमें 40/12 का वो 12/40 का कितना परसेंट है, तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे। वो कैसे आएंगे, देखिए 40 रुपये में से सुरेश ने कितना दोस्त को उधार दिया, 12 रुपये दिया। तो 40 में से 12 रुपये उधार दिया, या हम कहेंगे कि 1 रुपये में से 12/40 रुपये उसने उधार दिया, या 1 रुपये का 12/40 भाग अपने दोस्त को उधार दिया। अब हमें परसेंटेज निकालना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1 पर है, परसेंटेज निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम डायरेक्ट किसी भी संख्या का अगर हम दी होगी तो हम इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब हल्का फुल्का सा थोड़ा सा और जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए परसेंटेज का मतलब होता क्या है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब परसेंटेज हटेगा, ये आ जाएगा 75/100। इसको हम और सिंपलीफाई कर लेते हैं, और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25×3 = 75, 25×4 = 100। ये 75% हमारा आया। अब यहाँ पर देखिए जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये 4 तो हमारी होती है टोटल वैल्यू, और ये 3 हमारा क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि 4 का अगर हम 75% निकालेंगे तो 4 का 75% होगा 3। ठीक, तो ये हमेशा परसेंटेज वैल्यू बताती है और ये हमेशा टोटल वैल्यू बताता है। नीचे जो भी होगा हमारा टोटल वैल्यू होगा। ठीक, तो 4 का 75% हुआ 3। यही हमारी बेस वैल्यू भी होती है। बेस वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चंस में आता है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ राम के पास सुरेश का 75% धन है। अब देखिए राम के पास सुरेश का 75% धन है। ठीक, अगर हम इस 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि बेस वैल्यू, ये हमारी बेस वैल्यू थी टोटल वैल्यू। राम के पास सुरेश का 75% धन है, यानी कि राम की वैल्यू डिपेंड कर रही है सुरेश पर, सुरेश पर। ठीक, यानी कि जिस पर पूछा जा रहा है वो हमारी बेस वैल्यू होती है और वही हमारी टोटल वैल्यू होती है। यानी कि सुरेश के पास अगर 4 रुपये है तो राम के पास 3 रुपये है, तो 4 का 75% हुआ 3। तो राम के पास सुरेश का 75% धन है, तो ये हमारा हुआ सुरेश, ये हुआ हमारा रमेश। ठीक, यहाँ पर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, थोड़ा सा उनको यहाँ पर अभ्यास करना होता है, धीरे धीरे उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि किस तरीके से हमें इसका मतलब निकालना है, बेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसके आज हम इतना ही जानेंगे। अब हम पीवाई के ऊपर चलते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला परीक्षार्थी थे। 70% पुरुष और 75% महिला प्रतियोगी ने अर्हत परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया, जिसमें से 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें 4 कथन दिए हुए हैं, A, B, C, D। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं दी हुई है। टोटल कितने
महिला और पुरुष, तो ये तो हमें नहीं दिया, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि महिला और पुरुष टोटल मिलाकर है 100 है या 100% है, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक। तो मेल हमारा यहाँ पर हुआ, मेल हमारे हुई 60 क्योंकि 60% पुरुष, और फीमेल हमारी हुई 40 क्योंकि 40% महिलाएं हैं। अब आगे कह रहा है 70% पुरुष और 75% महिला प्रतियोगी ने अर्हक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया। अब 60 में से 70% पुरुष सफल हुए, तो 60 का 70% हम निकालेंगे तो 60 का 10% हुआ 6, तो 70% हुआ 6 सत्ते 42, 42 हमारा ये 70% हो गया। और महिलाएं जो है 40, इस 40 का 75% महिलाएं सफल हुई, तो 40 10% हुआ 4, 4 7 28 और 2 30, यानी कि 30 महिलाएं अर्हक परीक्षण में सफल हुई। अब आगे क्या कह रहा है, जिसमें 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही। अब ये जो अर्हक परीक्षण में सफल हुए थे 42 एंड 30, इस 42 का 80% पुरुष फाइनली सफल हुआ। तो 42 का 80%, देखिए 80% जब हम भी कभी भी हम निकालेंगे तो 80% का मतलब होता है 80/100 या 0.8, यानी कि 80% निकालने के लिए किसी भी संख्या का उसको हम 0.8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 को हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूना 16, 8 चौके 32 और 1 33, 33.6। तो 42 में से 33.6 पुरुष फाइनली सफल हुए और 70% महिलाएं सफल हुई। अब 70% महिलाएं हैं तो 30 का 70% निकालने के लिए हम इसे 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 या 21, 21 महिलाएं यहाँ पर हमारी सफल हुई। अब हमें ये फाइनली मिल गया है कि 33.6 पुरुष सफल हुए और 21 महिलाएं सफल हुई। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन ए है हमारा महिलाओं में सफलता दर उच्चतर है। इसको हम बाद में निकालेंगे, दर निकालेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। समग्र सफलता दर 50% से भी नीचे है, समग्र सफलता दर 50% से नीचे, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 50% से ऊपर है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे, यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुरुषों की जो सफलता की संख्या है वो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमें ऑप्शन ए चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि दर उच्चतर है कि नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों सही है, तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि बी हम गलत बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2010 में आया था। एक अभ्यर्थी ने एक प्रश्न पत्र के 12 प्रश्नों पर प्रयास किया और उन सभी में पूरे अंक प्राप्त किए। उसने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और यदि सभी प्रश्नों के अंक समान थे तो प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न थे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी ने केवल और केवल 12 ही प्रश्न सोल्व किए और उन सभी प्रश्नों में इसको पूरे पूरे अंक मिले। जब उसने पूरे पूरे अंक प्राप्त किए तो टोटल नंबर का उसने 60% अंक प्राप्त किया। जब उसको 12 क्वेश्चन में पूरे पूरे नंबर मिले तो उसको कुल नंबर का 60% अंक मिला। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 60% अंक जब उसने प्राप्त किए 12 क्वेश्चन में, यानी कि उस परीक्षा के 60% का जो कवर करता है वो 12 क्वेश्चंस कवर करते हैं। 60% 12 क्वेश्चंस कवर करते हैं। हमें निकालना कि 100% नंबर कवर करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए होंगे। तो 100% के लिए हमें कितना चाहिए होगा, 12/60 इंटू 100 क्वेश्चन हमें चाहिए होंगे। तो 12 पंजे 60 और ये 20 पंजे 100, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस परीक्षा में होंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? ये हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से जैसा अभी जस्ट पहले मैंने करवाया है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, हल्का सा अंतर है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब उसने 8 प्रश्न सोल्व किए, पिछले क्वेश्चन में उसने 12 क्वेश्चन में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ पर उसने जब 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो पूरे के पूरे ना प्राप्त करके 50% ही क्वेश्चन वो नंबर्स ने प्राप्त किए हैं। तो इन 8 क्वेश्चन में उसने 50% नंबर प्राप्त किए। जब उसने इन 8 क्वेश्चन में 50% नंबर प्राप्त किए तो उसने उस पेपर के कुल नंबर का 40% अंक प्राप्त किया। यानी कि यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि इन 8 क्वेश्चन का 50% उस पेपर के 40% नंबर के बराबर है। अगर वो 50% नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100% मार्क्स प्राप्त करता, तब ये 100% मार्क्स उस परीक्षा के कुल नंबर का 80% कवर कर लेता, 80% कवर कर लेता। तब हमारे यहाँ बात स्पष्ट हो गई होगी कि जब 8 क्वेश्चन 80% को कवर करते हैं तो 100% को कवर करने के लिए 10 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ को समझ में नहीं आया होगा कि ये 10 क्वेश्चन कैसे आ गया डायरेक्ट, तो समझा देता हूँ मैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन करवाया था कि 80% जो नंबर है वो 8 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो 1% नंबर 8/80 1/10 क्वेश्चन कवर करेगा। हमें 100% नंबर के बारे में जानना है, तो 100% नंबर कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो देखा होगा अभी तक आपको ने 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तीनों क्वेश्चन में केवल और केवल बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ऐसा कुछ नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं और जिन्हें करना बेहद आसान है। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितने परसेंट कम है? यहाँ पर दो संख्याएं हैं x और y जो किसी तीसरी संख्या z से प्रतिशत में 20% और 28% कम है। यहाँ पर हमें यह नहीं दिया कि वो संख्या क्या क्या है, केवल परसेंटेज में वैल्यू दी है। अच्छा, आंसर भी हमें परसेंटेज में ही चाहिए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि संख्याएं क्या क्या है। हम दुनिया की कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, तो मानेंगे वही संख्या जिससे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान हो, और वो संख्या हमारी क्या है? 100 होगी। अब यहाँ पर ये देखना है 100 हम किसको मानेंगे? x और y दोनों की ही वैल्यू डिपेंड कर रही है z पर, तो हम z को 100 मान लेते हैं और इसके बेस पर हमारी x और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये x है, ये y, z को हमने 100 माना। अब x z से 20% कम है, इसका मतलब 20% कम है यानी कि 80% हुआ। y 28% कम है, तो 100 में से 28 माइनस करेंगे तो 72% हुआ। अब आगे क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि संख्या y संख्या x से कितना परसेंट कम है। अब आगे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो इन दोनों से रिलेटेड पूछा जा रहा है, x और y से, और पूछ रहा है कि x y से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि x y से संख्या y संख्या x से y x से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कम कितना, तो y x से कम है 8 कम है। अब y कम तो कितना है? 8। अब हमें देखना होगा कि परसेंट वैल्यू जो निकालेंगे किसके संदर्भ में निकालेंगे। पूछ किसके संदर्भ में रहा है? x के संदर्भ में पूछ रहा है कि y x से कितना परसेंट कम है, यानी कि 72 80 से कितना परसेंट कम है। तो 8 तो कम है,
80 से कम पूछ रहा है तो परसेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, जब x की वैल्यू 80 है तो y कितना कम है 8। ये हमारी 1 पर वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब 100 पर वैल्यू निकालने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 10, सोल्व करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, ये 10%। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। ये हमारा आया था 2016 में, ये क्वेश्चन आया था। काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में। कई स्टूडेंट इसको देखकर ही छोड़ देंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको शांति से करें और देखें तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है और टाइम टेकिंग भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखें यहाँ पे, अनीता की गणित की परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे, जिनमें 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के और 30 ज्यामिति के थे। तो ये अंक गणित के थे 10, बीज गणित में 30 और ज्यामिति में 30 और 30 8 और 10 70, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन हो गए। अब आगे कह रहा है, यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीज गणित के 40% और ज्यामिति के 60 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब देखिए, अंक गणित के 70%, तो 10 का 70% हमारा होगा 7। बीज गणित के 40%, तो 30 का 40% हमारा हुआ 3 चौक 12। और ये हमारा है ज्यामिति के 60%, तो 60% हुआ हमारा 3 चौक 18। ये उसके सही क्वेश्चन है, 7, 12, 18 इतने क्वेश्चन उसने तीनों सब्जेक्ट में सही किए। अब आगे कह रहा है, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% का पास प्राप्तांक मिल गया होता। अब देखिए, यहाँ पर उसने टोटल क्वेश्चन कितने सोल्व किए, 37 क्वेश्चन उसने सोल्व किए, 18 और 12 30 और 7 37। लेकिन ये 37 पर्याप्त नहीं थे। ये 37 क्वेश्चन जो है 60% नंबर लाने लायक नहीं थे। तो कितने क्वेश्चन और सोल्व करता कि उससे के 60% अंक प्राप्त हो जाते। यानी कि अगर वो 60% क्वेश्चन सोल्व करता तो उसके अंक भी 60% ही आते। तो हमें निकालना यहाँ पर होगा कि ये टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हमारे कितने थे, 70 थे। तो 70 का 60% हमें निकालना होगा। तो 70 का 60% हमारा हुआ 6 7 42 क्वेश्चन। एक बार और बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। 70 का 60% हटिएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 100। सोल्व करेंगे, कुछ नंबर आ जाएंगे हमारे टोटल सोल्व करने पर 42 क्वेश्चन। अब 60% लाने के लिए उसे 42 क्वेश्चन सोल्व करने थे और करे उसने 37, तो दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ रहा है 5 क्वेश्चन। यानी कि 5 क्वेश्चन अगर उसने और सोल्व किए होते तो 60% नंबर उसके आ जाते और वह पास हो जाती। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हुआ बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था और लैंग्वेज वाला भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं देखा जाए तो ये क्वेश्चन अपने आप में सोल्व होकर ही हमें दिए जाते हैं, सोल्व करके ही दिए जाते हैं। केवल हमसे इतनी अपेक्षा रखी जाती है कि आप लोग परसेंटेज निकालना जानते हो। सब कुछ तो उसने इस क्वेश्चन में कह ही दिया था कि 70 क्वेश्चन है, 70 में से इतना इतना परसेंट पास हो रहा है, तो टोटल इतने पास हो रहे हैं। फिर भी उसको 60% नहीं मिले तो 60% भी निकाल लिया और देखा तो 5 क्वेश्चन आ रहा है। बस हमें परसेंट निकालना था और डिफरेंस निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन था, 2016 में आया हुआ। ठीक, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। पात्र ए में 30 ग्राम शर्करा को 180 मिलीलीटर जल में मिलाया गया। पात्र बी में 40 ग्राम शर्करा को 280 मिलीलीटर जल में मिलाया गया और पात्र सी में 20 ग्राम शर्करा को 100 मिलीलीटर जल में मिलाया गया।
तो पात्र बी का विलयन कैसा है। पात्र बी के विलयन के बारे में पूछा है। ऑप्शन हमें क्या दिए, जैसे कि सी के विलयन से अधिक मीठा। अच्छा, तो मीठापन से रिलेटेड यहाँ पर हमारा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, शर्करा और जल का रेशियो निकाल लेते हैं। जिस पात्र में शर्करा और जल के रेशियो में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी तीनों की तुलना करने पर, वही हमारा सबसे मीठा क्या होगा, विलयन होगा। अब देखिए कैसे कंपेयर करेंगे उसे आप समझिए। हम पात्र ए की बात करें तो पात्र ए में 180 मिलीलीटर जल में 30 ग्राम शर्करा है। 30 छक्का 180। तो यहाँ पर बात हमारी ये आई कि अगर 6 भाग जल है तो 1 भाग शर्करा है। पात्र बी की बात करें तो 280 मिलीलीटर जल में 40 ग्राम शर्करा है। 4 सत्ते 28। पात्र सी की बात करें तो 100 मिलीलीटर जल में 20 ग्राम शर्करा है, तो 20 पंजे। अब तीनों का हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 भाग अगर जल है तो 5 भाग जल में 1 भाग शर्करा है। यहाँ पर 7 भाग जल है तब 1 भाग शर्करा है। यहाँ पर 6 भाग जल है तब 1 भाग शर्करा है। तो अगर हम तीनों की तुलना करें, तीनों की तुलना करने पर हमें ये पता चल रहा है कि इसमें यानी कि जो कि हमारा पात्र सी है, पात्र सी का विलयन सबसे ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि यहाँ पर जल कम है। उसकी कंपेयर में देखा जाए, तीनों का कंपेयर करें तो कम जल में यहाँ पर शर्करा की मात्रा अधिक है। ठीक, यहाँ पर 5 भाग जल है तो 1 भाग शर्करा है। यहाँ पर 7 भाग जल है तो 1 भाग शर्करा है। यहाँ पर 6 भाग जल है तो 1 भाग शर्करा है। तो इस वाले में सी में जो शर्करा का परसेंट वैल्यू है वो ओवरऑल ज़्यादा है। तो पात्र सी का विलयन तो सबसे ज़्यादा मीठा हुआ। पात्र सी के बाद अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए, ए का विलयन मीठा है और पात्र बी का विलयन सबसे कम मीठा यहाँ पर हुआ। ठीक, तो देखिए पात्र बी के विलयन की बात की जा रही है, सी के विलयन से अधिक मीठा है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये तो सबसे कम मीठा है पात्र बी का। ए के विलयन से अधिक मीठा, ये भी रॉन्ग है। सी के विलयन के समान मीठा, ये भी रॉन्ग है। सी के विलयन से कम मीठा, ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, तो चलिए ये 2016 का क्वेश्चन था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा का एक खरीद आदेश दिया गया। कंपनी प्रतिदिन उस उत्पाद की 1,000 मात्रा उत्पादित करती है, जिसमें से 5% बिक्री के लिए अनुपयुक्त होती है। खरीद आदेश कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हराने से पहले हल्का सा मैं बता दूं, जैसे कि मान लो 100 वस्तुएं बनानी है, 100 वस्तुएं बनानी है और प्रतिदिन 5 वस्तुएं बनाई जाती है। प्रतिदिन 5 वस्तुएं बनाई जाती है, तो 100 वस्तुओं को बनाने में टोटल कितना दिन लगेगा? एक दिन में 5, 2 दिन में 10, यानी कि जो टोटल वस्तु बनानी है उसमें हम क्या कर देंगे, प्रतिदिन जो वस्तु बनाई जा रही है 5, उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल मिला के 20 दिन में सारी वस्तुएं बन जाएगी। 20 पंजे 100, 20 पंजे हमारा कितना रहा? 100। एक दिन में 5 तो 20 दिन में 100, यानी कि दिन निकालने के लिए टोटल वस्तुओं में उससे हम भाग लगा देंगे जो कि एक दिन में बनाई जा रही है। ये तो हमारा हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। टोटल मिला के 19,000 मात्रा बनाई जा रही है और एक दिन में बनाई जा रही है 1,000 मात्रा। लेकिन आगे कह क्या रहा है, इस 1,000 में से 5% बिक्री के लिए अनुपयुक्त है। अब ये जो 5% बिक्री के लिए अनुपयुक्त है तो इसको तो दिया नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक दिन में वो टोटल बना कितना रहा है। एक दिन में 1,000 बना रहा है। 1,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे 5%, तो 1,000 का 5% कितना होता है? 50 होता है। 1,000 का 5% कितना होगा? 50, यानी कि टोटल मिला के 950 वस्तुएं वह प्रतिदिन बनाएगा। 1,000 का 5% कितना हुआ? 50। 5% माइनस कर दिया, 950 एक दिन में बन रही है। अब एक दिन में इतनी बन रही है और टोटल मिला के इतनी बनानी है, तो टोटल दिन कितने होंगे? 19
हज़ार। 19,000 को डिवाइड कर देंगे हम 950 से, तो 950 दूना होता है 1900 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि टोटल दिन लगेंगे 20 दिन। 20 दिन में जो 19,000 मात्रा है वो बना ली जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये हमारा हुआ 2016 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। देखते हैं क्या है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में अधिकतम अंक यहाँ पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, पास होने के लिए उसे जो चाहिए वह 40% अंक चाहिए, लेकिन वह इतने अंक नहीं लाया। वह लाया टोटल मिला के 30 अंक। 30 अंक लाने पर भी वो फेल हो गया। कितने नंबर से? अगर वह 30 नंबर और ले आता तो वह पास हो जाता, यानी कि उसे 40% अंक मिल जाते। इसका मतलब ये हुआ कि 40% अंक लाने के लिए टोटल अंक कितने चाहिए? 30 + 30 60। टोटल मिला के 60 अंक चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो 40% अंक है वो 60 अंक के बराबर है। तो अधिकतम अंक पूछा, अधिकतम का मतलब 100% कितना होगा? तो 40% 60% के बराबर है। 1% हमारा हुआ 60/40 या 3/2। 100% की वैल्यू हमें चाहिए। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हुआ 50 थी 150। टोटल मिला के 150 अंक, ये हमारा राइट आंसर है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हुए? 150 अंक अधिकतम अंक हुए। ये हमारा क्वेश्चन है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं आ रहा है, टफ क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। एट्टी 81 ये हमारा 2019 में क्वेश्चन आया था। 81 पर हम पहुंच गए। चलिए 2019। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। अब देखिए, ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हों तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? अब देखिए, यहाँ पर वही बेस वैल्यू वाली बात आई जो कि मैंने आपको अभी थ्योरी में समझाया था क्या है। तो अब इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बी ने ए से 5% अंक प्राप्त किए। हमने 5% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आई 1/20। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किया। तो हम यहाँ ये बात समझ रहे हैं कि 20 का जो 5% है वो हमारा 1 है। अब यहाँ पर देखिए, 20 किसको बता रहा है, किसकी वैल्यू बता रहा है, और 1 किसकी वैल्यू बता रहा है, ये समझना हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बी ने ए से, तो बी के जो डिपेंड कर रहा है अंक वो ए पर डिपेंड कर रहा है। ए हमारे यहाँ पर बेस वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, तो ए के जो अंक है वो 20 है। अब कह रहा है कि 5% अंक कम प्राप्त किए, तो इसका मतलब जो 5% अंक कम प्राप्त किए गए हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि बी ने ए से 1 नंबर कम अंक प्राप्त किया। अगर ए ने 20 अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने 1 अंक कम प्राप्त किया है। तो इसका मतलब बी ने अंक कितने प्राप्त किए होंगे? 20 - 1 19 अंक बी ने प्राप्त किए। ये बी के अंक हुए। ठीक है। अब अगर कह रहा है यहाँ पे बी ने कितने अंक प्राप्त किए, ये तो हमारी यूनिट में वैल्यू है कि 20 यूनिट है, 19 यूनिट अंक। एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी है। अब यहाँ पर ये देखिए, यूनिट में ये बता रहा है कि बी ने 1 यूनिट अंक कम प्राप्त किया, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 20 अंक। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, इसका मतलब बी ने ए से 20 अंक कम प्राप्त किए हैं, ये हमारा मतलब हो। तो साफ सी बात है कि 1 यूनिट जो अंक है वो हमें 20 के बराबर दिया हुआ है,
और बी ने अंक टोटल कितने प्राप्त किए हैं, 19 यूनिट अंक। तो 19 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20 × 19 बराबर 380 अंक। तो बी ने 380 अंक प्राप्त किए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, 380 अंक। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए, 380 अंक प्राप्त किए। उम्मीद करता हूँ जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। टिपिकल क्वेश्चन इसमें अभी तक कोई है नहीं, इजी क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि बेहद टिपिकल या अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बहुत स्पेशली समझाने की मुझे कोशिश करनी पड़े। ठीक है, जैसा लेवल यूपीएससी का है उससे ज़्यादा हमें करीब 2-3 गुना स्टेप आके अगर हम तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो यूपीएससी के सीसेट एग्जाम्स में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इतनी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इतनी तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, ये भी 2019 में ही आया हुआ है। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ कर केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना होगा? केवल पढ़ना है और हमें आंसर टिक करना है। यहाँ पे पीछे भी कई क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं कि पढ़ना था और आंसर टिक करना था, लेकिन मुझे समझाना था तो आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे 12 किलोमीटर की जब उसने दौड़ पूरी की तो 80% उसने कवर किया था। इसका मतलब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का 80% कवर करता है। तो हमें क्या पूछा है, कितने किलोमीटर दौड़ना था, यानी कि टोटल डिस्टेंस पूछी गई। तो बेहद आसान सा ये क्वेश्चन है। 80% कवर करता है 12 किलोमीटर। ठीक, तो 100% कवर करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, 12/80 × 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 किलोमीटर। ये हमारा राइट आंसर हुआ। इसमें विशेष कुछ बताने लायक था ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। ये देखिए इस क्वेश्चन में 2019 में ये भी आया था। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रख दिया जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, और भी पहले भी पूछे गए हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने ऊपर बस विश्वास रखना चाहिए। हमें केवल वही इसमें करना होता है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा हमें करना है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक, क्वेश्चन ये ऑलरेडी सॉल्व है। अब देखिए हमें यह कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें ए और बी की जो वज़न है वो तो नहीं है दिया हुआ, केवल परसेंटेज में ही दिया हुआ, वो भी अलग तरीके से दिया है। हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पर देखिए हम ये ले लेते हैं, ये ए है, ए के ऊपर बी को रख दिया गया। जब ए के शीर्ष पर बी को रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। बी को रखने से वजन क्या हुआ, 60% बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ए का वजन 100% था तो बी के रखने से वजन 60% बढ़ गया। इसका मतलब बी का वजन हुआ 60%। हम यहाँ पर 100 यूनिट केजी भी ले सकते हैं, 100 यूनिट या 60 यूनिट। ठीक, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। अब क्या हुआ कि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ए और बी का टोटल वजन होगा कितना। 100 + 60 160 यूनिट, अगर हम परसेंट मान लें तो 160 यूनिट केजी टोटल वजन हुआ। अब कह रहा है कि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया। अब बी का वजन कितना हमारा यहाँ पे 60 यूनिट केजी है, परसेंट मान लो हमने हटा दिया। ठीक है,
बी का वजन है 60 यूनिट केजी, ये हमने हटा दिया। कितने में से हटाया है? टोटल वजन हमारा है ये 160 में से 60 यूनिट केजी कम हो रहा है। तो कह रहा है कि कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, परसेंटेज में भी वैल्यू निकालनी है। अब ये बताइए 160 में से कितना कम हो रहा है? 60 केजी कम हो रहा है, 60 यूनिट केजी। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमारी 1 पर है। परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, 4 दूना 8 और ये 15 चौके 60, 15 5 75/2 डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 37.5%। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हमने कर दिया। परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अगर परसेंटेज में करीब 70 80 90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम कर लेते अच्छे क्वेश्चन की, तो परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन आएगा वो यूपीएससी में गलत नहीं होने वाला है। – 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक शहर की व्यस्त समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित व्यस्त समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें कोई भी विधवा और विधुर नहीं है। यहाँ पर देखिए आदर्श स्थिति है, एक महिला केवल एक पुरुष से विवाह करता है और एक पुरुष केवल एक ही महिला से विवाह कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं भी विवाहित हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जितनी संख्या में पुरुष विवाहित है उतनी ही संख्या में महिलाएं भी विवाहित है। ठीक, अगर 50 महिलाएं विवाहित है तो विवाहित पुरुषों की संख्या भी 50 ही होगी, तभी एक पुरुष का एक फीमेल से विवाह संभव हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों की जो भी संख्या है उस संख्या का 40%, महिलाओं की जो भी संख्या है उसके 30% के बराबर हुआ। ठीक, कहने का मतलब मेन का 40% वो वीमेन की जो भी संख्या है उसके 30% के बराबर। ये दोनों संख्या बराबर है तो हमने क्या कर दिया, इसे बराबर कर दिया। यहाँ से हमारा मेन और वीमेन का रेशियो आ जाएगा, वो आ गया 30 और 40 या 3/4। 3/4 रेशियो आएगा, लेकिन हम 3/4 ना लेके 30/40 लेना सही रहेगा ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या माना कि 30 तो महिलाएं हैं, 30 तो पुरुष है और 40 महिलाएं हैं। अब यहाँ पर कह रहा है महिलाओं का 30%, पुरुष और 30% महिला। अगर हम महिलाओं का 30% निकालते हैं तो वो हमारा आ जाएगा महिलाओं का 30%, 4 तिया 12 महिलाएं। अब देखिए 12 महिलाएं हैं तो पुरुष भी हमें 12 ही मिलेंगे। पुरुषों का 40% है, हमने 40% निकाल लिया तो 4 तिया 12, तो पुरुष भी हमें कितने मिले, 12 ही मिले। इस प्रकार 12 + 12 टोटल मिला के 70 में से 24 व्यक्ति विवाहित है। 24 व्यक्ति विवाहित हैं। हमसे पूछा गया है विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है, यानी कि 24 70 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया। टोटल मिला के हमने क्लियर कितने पुरुष और महिलाएं थी, 30 पुरुष और 40 महिलाएं, तो टोटल मिला के जो पर्सन थे गांव में शहर में वो 70 पर्सन हैं। इस 70 में से 24 विवाहित हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये 24 70 का कितना परसेंट है, 70 का कितना परसेंट है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 70 में से 24% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा कट हो गया 24 ढाई 240/7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 तिया 21, 7 चौका 28,
ये हमारा आंसर हो जाएगा 34:2/7%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। यहाँ भी जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा हमने किया और हम आंसर निकालने में यहाँ सफल हुई। ठीक, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ₹1200 में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या, हमसे आरंभिक मूल्य पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन में ये आ जाता है, लेकिन अगर हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर कह रहा है चावल की प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई, 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी कि चावल का मूल्य अगर पहले इतना था, अब उसमें 1 यूनिट की और वृद्धि हो गई, यानी कि प्राइस अगर पहले 4 यूनिट पर केजी था तो अब हो गया 5 यूनिट पर केजी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, जो उसका खर्चा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 1200 रुपये पहले भी खर्च करता था, 1200 रुपये अब भी खर्च कर रहा है। 1200 रुपये पहले भी खर्च करता था तो 1200 रुपये अब भी खर्च कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसके क्या है, खपत में कमी करनी पड़ी। कितनी की, 6 किलोग्राम खपत में से कमी करनी पड़ी। ठीक, यहाँ पर इतनी बात समझिए, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, पहले ऐसे समझ लीजिए। ठीक, इसके अंदर क्वेश्चन करवाने से पहले मैं थ्योरी क्लास लेता हूँ, थोड़ा सा समझाया जाता है कि ऐसी कंडीशन में जबकि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्राइस का जो जस्ट अपोजिट होता है रेशियो, यानी कि जैसे कि प्राइस पहले 4 था और अब 5 हो गया, तो कंजम्पशन पहले 5 था तो अब 4 होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा समझाना होगा, तो मैं ये भी ऐसे बता रहा हूँ, फिर मैं दूसरे तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक, अब इतना ध्यान रखिए कि कंजम्पशन पहले 5 था तो अब 4 होगा। ठीक, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पर 1 आ रहा है। ये हमारी खपत की बात चल रही है। अब खपत यहाँ पर कितनी कमी आ रही है, 6 किलोग्राम की, और यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, 1 यूनिट की, यानी कि 1 यूनिट केजी की वैल्यू यहाँ पर 6 किलोग्राम है। ठीक, यानी कि पहले खपत कितनी थी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम, तो पहले खपत थी 5 × 6 30 किलोग्राम पहले खपत थी। हमसे पूछा गया है आरंभिक मूल्य क्या था, इसका आरंभिक मूल्य क्या था। आरंभिक मूल्य पूछा गया है 1 किलोग्राम, यानी कि 30 रुपये, कहाँ गया, 30 किलोग्राम वो पहले टोटल खपत थी और 1200 रुपये खर्च करता था। तो पर केजी मूल्य निकालने के लिए 1200 को किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना है, ये 40 रुपये पर केजी। आरंभिक मूल्य हमारा कितना था, 40 रुपये पर केजी था। टोटल मिला के 1200 रुपये खर्चा है और 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, 30 रुपये। नहीं समझ में आया कैसे निकाला, तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ हल्का सा। जैसे कि टोटल मिला के 60 रुपये खर्चा है और 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, 30 रुपये है। टोटल मिला के 60, कहाँ गया, हाँ 30 किलोग्राम आरंभिक मूल्य, हाँ सॉरी 30 किलोग्राम है ना। टोटल मिला के 60 रुपये, सॉरी टोटल मिला के 60 रुपये खर्चा है और जो खपत है वो 2 किलो चावल की है। टोटल मिला के 60 रुपये खर्चा है, खपत है 2 किलो चावल की। तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, हम क्या करेंगे, 60 रुपये को 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 रुपये पर केजी हमारा क्या आ जाएगा, चावल की कीमत आ जाएगी। तो यही बात हमने यहाँ भी की है। टोटल मिला के 1200 रुपये का खर्चा है और खपत कितनी है, 30 किलोग्राम की खपत है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, 1200 को 30 से डिवाइड कर दिया और 40 रुपये पर केजी हमारा क्या आ गया, चावल का आरंभिक मूल्य आ गया।
बात समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन वो होता है उस वस्तु पर होने वाला खर्चा। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी वस्तु का मूल्य 30 रुपीज़ पर केजी है और उसकी जो खपत हो रही है वो 5 किलोग्राम हो रही है, तो टोटल मिलाकर उस पर खर्चा कितना होगा? 150 रुपये का खर्चा होगा। यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य और उसकी खपत दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वस्तु पर होने वाला खर्चा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि मान लो पहले प्राइस था P1 और खपत थी C1, बाद में प्राइस हो गया P2 और खपत हो गई C2। दोनों ही बराबर है, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम इन दोनों के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें C1 अपॉन C2 का जो रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा P2 अपॉन P1। ये हमें C1 अपॉन C2 से P2 अपॉन P1 ये हमारा रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखिए P1 और P2 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 25% वृद्धि हो रही है। 25% का मतलब 1/4। अगर ये पहले का मूल्य है और ये उसमें होने वाली वृद्धि है, तो 4 और 1 5 बढ़कर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। अगर पहले 4 यूनिट पर केजी मूल्य था तो अब मूल्य हो गया 5 यूनिट पर केजी। ये हो गया हमारा अब का मूल्य। तो C1 और C2 का रेशियो आया हमारा 5:4, यानी कि पहले 5 यूनिट केजी की खपत थी, अब 4 यूनिट केजी की खपत हो रही है। तो दोनों में अंतर कितना आया? 1 यूनिट केजी का अंतर आया। और ये 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 6 किलोग्राम हमें वैल्यू दी हुई है। तो पहले खपत हमारी कितनी हो जाएगी? 5 × 6, पहले की खपत हमारी आ गई 30 किलोग्राम। पहले की खपत हमारी आ गई 30 किलोग्राम। अब हमसे पूछा गया कि आरंभिक मूल्य क्या था? आरंभिक मूल्य हमसे पूछा गया है, तो आरंभिक मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? टोटल मिला के 1200 रुपये वह खर्च करता है और खपत टोटल है 30 किलोग्राम की, तो आरंभिक मूल्य हो गया 40 रुपीज़ पर केजी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हुआ। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है। इससे पहले वाला जो तरीका बताया था वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समझाना होगा। कॉन्सेप्ट यही है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये 2020 का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए तो Q ने कितने अंक प्राप्त किए? इसी टाइप का क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन पहले सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, केवल डिजिट में अंतर है और कुछ नहीं। तो ये मैंने करवा दिया है, इसको आप खुद करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। अब देखिए विद्यार्थी को 50% लड़कियां, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल विद्यार्थी 100 है तो लड़कियों की संख्या हमें यहाँ पर है 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के? अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें सिर्फ वैसा वैसा करना है, आंसर हमारा अपने आप निकल आएगा। अब देखिए एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से है, यानी कि इंडियन हुए और ये विदेशी हुए, फॉरेनर हुए। अगर 60% भारत से है तो बाहर से कितने हो जाएंगे? मान लो टोटल विद्यार्थी हमने 100 लिए, 100 में से 40 अगर इंडिया से हैं तो बाहर से 100 में से 60 इंडिया से है तो बाहर से 40 हो गए। अब आगे क्या कह रहा है? यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं। अब भारतीय विद्यार्थियों में कितनी लड़कियां? 30। तो हम 60 का 30% निकालेंगे तो वो हमें आ जाएगा 60 का 30% 18, यानी कि भारतीय विद्यार्थियों में जो लड़कियों की संख्या कितनी है? 18 है। अब टोटल मिला के लड़कियाँ कितनी है? टोटल मिला के लड़कियाँ तो 50 है। तो कह रहा है
तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। हमसे पूछा है कि विदेशी विद्यार्थियों में लड़के कितने हैं। अब देखिए टोटल मिला के 40 तो विदेशी विद्यार्थी हैं और लड़कियां कितनी हैं 18 प्लस x, टोटल मिला के हमारे पास 50 लड़कियां हैं। ये x का मतलब है यहाँ से कितनी लड़कियां हमें मिल रही है। तो बताइए 50 में से अगर हम 18 माइनस कर दें तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 32, यानी कि 40 विदेशी विद्यार्थियों में से 32 लड़कियां हैं। अब अगर 40 विदेशी विद्यार्थियों में से 32 लड़कियां हैं तो जो लड़के होंगे इन दोनों का डिफरेंस, विदेशी लड़के कितने हो जाएंगे 8 होंगे। हमसे पूछा गया कि 8 40 का कितना परसेंट कह रहा ना, तो विदेशी विद्यार्थियों में हमसे केवल इतना पूछा गया है कि विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो विदेशी विद्यार्थी तो टोटल मिला के 40 है, 40 में से लड़के कितने हैं 8। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 8 40 का कितना परसेंट है। इसका मतलब कितना परसेंट है 40 का, अगर 8 निकालेंगे तो 20% हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए। 40 में से अगर हम परसेंट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें। 40 में से कितने लड़के हैं 8 लड़के हैं, 1 में से 8/40, तो 100 में से कितने हैं इतने हैं। 8 पंजे 40, 20 पंजे 100, तो टोटल मिला के 20% विदेशी लड़के हुए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 87, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ भी आपने जैसा लैंग्वेज की डिमांड थी हमने केवल लैंग्वेज को पकड़ा और लैंग्वेज की डिमांड के अनुसार चलते गए, क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया। लेकिन बस इतनी अपेक्षा की जाती है कि कैलकुलेशन आनी चाहिए हल्की फुल्की, यह भी नहीं कि बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन यूपीएससी में पूछी जा रही है। हल्की फुल्की कैलकुलेशन आनी चाहिए और बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए जो भी चैप्टर हमारे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। जब ये क्वेश्चन आया था हमारा 2022 में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में आया क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ नहीं है जैसा कि दिखने में ये लग रहा है। जब एक संख्या का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। पहले हम इसको पकड़ते हैं। देखिए संख्या है, जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है। एक संख्या y है, इस y में किसी संख्या x का 70% जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम x का कितना भाग जोड़ेंगे, 70% जोड़ा जा रहा है तो 70% का मतलब कितना हुआ 70/100 = 0.7, यानी कि x का 0.7 भाग जोड़ा जा रहा है, यानी कि 0.7 x जोड़ा गया। तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। अब 165% कितना होगा, 165% मतलब 165/100 यानी कि 1.65, यानी कि y के मान का कितना हो गया 1.65 हो गया। ये हमारा पहली स्टेटमेंट थी, हमारी इक्वेशन बनकर आई। अब यहाँ पर हम x और y का रेशियो ले लेते हैं। तो x रेशियो y हमें यहाँ कितना मिलेगा, y इधर ले लेते हैं x उधर, या फिर y उधर ले लेते हैं तो 0.7x, y उधर जाएगा तो 0.65 y हो जाएगा, या x अनुपात y = 65/0.70। हम कह सकते हैं 65/70। इसको सोल्व कर लेते हैं। 13/14, सॉरी 14/15, हाँ सही है 13/14, 13×5 = 14×5 = 13/14 हमें यहाँ पर ये मिला। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है। जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनके योग z के मान का 165% हो जाता है। अब z में हमें जोड़ा जा रहा है x का 60% यानी कि 0.6x, तो ये हमें मिल रहा है उनके मान का,
यानी कि 1.65 जेड। तो यहाँ पर हमें ये कितना मिलेगा, 0.6x इज इक्वल टू 0.65 जेड, या x अपॉन जेड इज इक्वल टू 65/60। यहाँ पर हम देखें तो ये आ रहा हमारा 13/12। अब हमसे पूछा गया है, जो हमें स्टेटमेंट दी है वो दिए कि ये इस तरीके से हमें स्टेटमेंट दी है। अब हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर हम करें, अगर x, y और z की वैल्यू हम यहाँ रख के देखते हैं। देखिए x दोनों में x है और दोनों में x की वैल्यू 13 है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है, हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये किस तरीके से इक्वेशन सही है, जब रेशियो है, रेशियो जिसको आती है, रेशियो में जो जानता है वो इसको आसानी से बता देगा कि यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है। उसे ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर x, y और z तीनों की वैल्यू क्या है, बैलेंस है, ठीक। लेकिन ये वही समझ पाएगा जो रेशियो जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x दोनों में ही है, x की वैल्यू यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, यानी कि x, y और z तीनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। अगर x 13 है तो y की वैल्यू 14 है और z की वैल्यू 12 आ रही है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। y इज लेस देन x, ये बात तो सही है, और x इज लेस देन z, ये गलत है। x z से छोटा है, नहीं, x यहाँ पर सबसे बड़ा है, x सबसे बड़ा है, x से बड़ा है y, x से छोटा है y और y से छोटा है z। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये देखा, ये क्वेश्चन हमारा था 2022 में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था परसेंट से। दो उम्मीदवारों, ये देखिए इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ठीक ठाक क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है। दो उम्मीदवार, ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया था। 2022 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज से। दो उम्मीदवारों x और y ने एक निर्वाचन में भाग लिया। 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं हुआ। नोटा का विकल्प नहीं था। मतदान में पड़े कुल मतों का, देखिए कुल मतों का 56% मत x को मिला और वह 1440 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्या टाइम हो गया है, चलिए दो तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, समझने का प्रयास करना। आसान क्वेश्चन है, अगर देखा यहाँ पर देखिए, हमसे मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी गई है। हमने माना टोटल जो मतदाता हैं, ठीक, टोटल मतदाता वो हमारे कितने हैं, 100x, 100x टोटल मतदाता, उसमें से 80% लोगों ने मतदान किया, यानी कि जो हमारी वोटिंग हुई वो हमारी यहाँ पर हुई 80x की वोटिंग हो गई। अब नोटा का विकल्प तो था नहीं। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% मत x को मिला। अब देखिए मतदान में जो टोटल मत पड़े, तो टोटल कितने मत पड़े थे, 80x पड़े थे। इस 80x का 56% तो x को मिला और वह 1440 मतों से जीत गया। अब 80 का 56% हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे मतदान में टोटल मिला के 80x मत पड़े थे, तो 80 का 56% और बाकी जो बचा वो दूसरे को मिला। 80 का 56% यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 80 का पहले तो 10% हुआ 8, 50, 10% हुआ 8 यानी कि 40, 50% तो हो गया हमारा 40 और 55% हमारा हुआ 44, 1% हुआ 0.8, 46 नहीं 56% है, यानी कि 44.8,
ठीक, ये कैसे निकला? अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे निकाल के बता देता हूँ। हमें 80 का 56% निकालना है। 56% ये हो गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक। 4 छः 24, 4 पंजे 20 और 2 22 बट्टा 5, ठीक है। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और पॉइंट आ गया 44.8, ठीक। यही हमारा यहाँ पर 44.8 आ गया। अब जो बचे वो इसको मिले, तो 80 में से अगर हम 44.8 माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 35.2। 35.2 ये हमारा हारने वाले को वोट मिले। अब दोनों का अंतर जो हमारे पास है, ये जीत हार का अंतर कितना है? जीतने वाले को इतने मिले, हारने वाले को इतने मिले। तो जीत हार का जो हमारा अंतर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 35 में से 44 में से 35 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 9.6। 9.6x का जो हमारा अंतर आ रहा है वो हमें दिया हुआ क्या कह रहा है? 56% मत x को मिला और वह 1440 मतों से जीता। वास्तव में तो वह 1440 मतों से जीता, और जो हमें क्वेश्चन का वर्डिंग हमने माना है वहाँ पे 9.6x मतों से जीता। तो इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 1440 दी हुई है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x हमारा कितना हो जाएगा? 1440 बट्टा 9.6, ये हटेगा तो ये हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 अट्ठे 96, 12 12 जा 144, ठीक। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 0 150। x की वैल्यू हमारी आई 150। हमसे पूछा गया है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? तो टोटल संख्या कितनी हमने मानी थी? 100x मानी थी। 100x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 150, तो ये हमें मिल गया 15,000। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की जो संख्या है 15,000। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मैंने पूरा अच्छे से समझाया होगा। इसका एक दूसरा तरीका और है, उससे ये क्वेश्चन ये आसानी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन शायद वो अभी यहाँ पर समझाना उचित नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन ही है, फॉर्मूला भी है इसके अंदर। देखिए और कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, इसके बाद कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? यहाँ पर हमें कीमत में परिणामी वृद्धि परसेंटेज में पूछी गई है, तो हम निकाल लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? एक तो फॉर्मूला से क्या जा सकता है सक्सेसिव, जिसे हम कहते हैं क्रमागत वृद्धि, और एक हम कॉन्सेप्ट से करते हैं। माना वस्तु की कीमत कितनी है? 100 है। वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, यानी कि अब वस्तु खुद की कितनी हो गई? 125% हो गई। अब वस्तु की कीमत ये हो गई। इसके बाद कीमत को 20% घटा दिया गया, तो अब वस्तु की कीमत खुद की 80% हो गई। अब वस्तु की कीमत ये हो गई। उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया, तो अब कितनी हो गई? 110%। अब वस्तु की कीमत ये हो गई। सोल्व कर लेते हैं, क्या आंसर हमारा आता है? 125 बट्टा 100, 80 बट्टा 100 और 110/100। 100 से 100 कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कट गया और ये कहाँ गया? और तो कुछ बचा नहीं, ये बचा रहा ये 22। तो 22 पंजे 110। अब यहाँ पर देखिए हमने जो वस्तु की कीमत ली थी शुरुआत में 100 रुपये थी, अब वस्तु की कीमत हो गई 110। तो वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। ये वृद्धि 100 पर ही हो रही है, इसका मतलब 10% की वस्तु में वृद्धि हुई। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हुआ बी।
ये क्वेश्चन कब आया था, किस सन में, सन यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बी 10%। दो 2024। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है 2024 में जो प्योर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, वो और देख लेते हैं। उसके बाद हमारा ये परसेंटेज की PYQ समाप्त हो जाएंगे। एक संख्या को 4 से, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर संख्या हमें दी नहीं गई है, संख्या हम एक आसान से मान लेते हैं। माना संख्या हमारी क्या है, 1 है। इस संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना था तो आंसर हमारा कितना आना था, 4। लेकिन मल्टीप्लाई करने की जगह 4 से विभाजित कर दिया गया तो हमारा आंसर आया कितना, 1/4। तो पूछा इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए पहले तो अंतर कितना आएगा, 4 - 1/4। आंसर निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15। अंतर हमारा यहाँ पर आया 15/4। ये तो हमारा अंतर आ गया, आना था ये, आ गया ये, और इन दोनों का जो अंतर है वो 15/4 है। कह रहा है इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा, तो प्रतिशत में पूछा गया। ये जो अंतर है हमसे प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत अंतर निकाला किस पे जाएगा, सही आंसर पे। इसी में तो अंतर आ रहा है, तो प्रतिशत अंतर हमारा यहाँ पर कितना होगा, ये तो हो गया हमारा अंतर आ किस पर आए, 4 पे। तो प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा 15/16 × 100, ये हमारा आंसर हो गया। इससे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 93.75%। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डी हमारा यहाँ पे आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है अब, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में पास हुए और 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में फेल हुए हों, ये हमसे पूछा गया। केवल एक ही विषय में फेल हुए ऐसे छात्रों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इनिशियल लेवल पर बताया जाता है स्टूडेंट को, तो वो सोल्व कराने का सबसे आसान तरीका है वेन डायग्राम बना के। तो हम वेन डायग्राम से इसे करते हैं और देखिए कैसे ये होता है। 80% छात्र, देखिए ये तो है पास, ये मैंने ले लिया फेल। 80% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में अगर 80% छात्र पास हुए तो 20% फेल हुए और 70% छात्र हिंदी में। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में 70% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे। और कह रहा है और 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में जो फेल छात्र हैं वो टोटल मिला के हमारे पास 15% है। अब हमारे पास इंग्लिश में फेल छात्र, हिंदी में फेल छात्र और दोनों विषयों में फेल छात्रों का परसेंट मिल गया है। इसे सोल्व करने के लिए हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये इंग्लिश, ये हिंदी। अब देखिए ये जो एरिया है ये दोनों में इंक्लूड है। ठीक, इंग्लिश में 20% फेल हुए हैं, हिंदी में 30% फेल हुए हैं, और जो दोनों में फेल हुए हैं वो 15% है। अब ये जो 15% छात्र हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये 15% छात्र तो दोनों को कवर कर रहे हैं, तो एक बार इसे हमें क्या करना होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये 15% छात्र इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्र हैं। अगर हम ये माइनस कर दें जो कि दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे,
केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्र आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर देखिए, ये बात यहाँ पर अच्छे से समझना कि 15% दोनों जगह है, तो 15 और 15 टोटल मिला के कितना हुआ, 30% हुआ। यहाँ पर गलती ये हो जाती है, क्या गलती हो जाती है कि 15% दोनों में शामिल है और एक को माइनस कर दिया कि 20 प्लस 30 माइनस 15, तो आंसर हमारा यहाँ पर आया 30 और 20 50 माइनस 15 35%। इस 35% में वो छात्र भी शामिल है जो दोनों विषयों में फेल है, क्योंकि 15 तो 2 बार आ रहा था ना, इसमें भी इसमें भी। लेकिन हमसे तो पूछा गया है ऐसे छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल एक विषय में ही फेल हुए हैं। तो ये जो 15 दोनों जगह आ रहे हैं, देखिए 15 यहाँ भी है। अगर हम इस 20 में से 15% माइनस कर दें तो जो आएगा 5%, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। और अगर इस 30 में से 15% माइनस कर दें तो ये आएगा हमारे पास 15%, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंट है वो हमारे पास है 20%, ना कि 15%। ये गलत हो जाएगा। यानी कि 20 प्लस 30 में से हम जो माइनस करेंगे वो करेंगे 15 इंटू 2, क्योंकि 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। और ये जो 15% छात्र ये दोनों में ही फेल हो रहे हैं, तो 15 दूना 30 से ये 30 कट जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 20%। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये हमारा परसेंटेज से रिलेटेड PYQ थे, जो लगभग सारे हो गए। जो मुझे मिले, कुछ छूट गए होंगे, इक्का दुक्का, वो अलग बात है। लेकिन इतना होने के बाद इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी आए होंगे मिला जुला के यहीं से आए होंगे। हमने ये देखा कि रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका लेवल थोड़ा अच्छा है। यानी कि जैसे कि अभी 24 में पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। 22 में पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। 23 में पूछा नहीं गया था, मुझे तो मिले नहीं थे। इस तरीके से तो अब जो ट्रेंड बदल रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड का मतलब अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक, इस तरीके से। तो आप लोगों को तैयारी भी इसी हिसाब से करनी होगी। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। तो तैयारी का लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। जहाँ से भी जैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं करिए और अच्छे से करिए। ठीक, ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट CSET में नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगी। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आए हुए हैं वो मैं करवाऊँगा। ठीक, इसी तरीके से हर चैप्टर के जो भी आएंगे वो करवाएंगे। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे।